देखो मटेरियल 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा मटेरियल्स होता है जिसको तुमने डिफॉर्म किया एंड वंस यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस द बॉडीज विल कम्प्लीटली रिगेन बैक देयर शेप एंड साइज, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, बट हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली। दे आर कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज विच विल कम्प्लीटली रिगेन बैक देयर शेप एंड साइज। और इस डिफॉर्मेशन को तुम स्प्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो तुम्हारा वर्क डन जो है वो स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग जब खुलेगा फिर से वो अपना पोटेंशियल एनर्जी तुमको दे देगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो है ये बहुत याद रखना, हमारे समझने में बहुत आसानी हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, पहला तो कैटेगरी ये है जो कि अपना शेप एंड साइज क्या करता है, कंप्लीटली रिकवर कर लेता है। दूसरा हो गया आटे का गोला फॉर एग्जाम्पल, उसको अगर तुम क्रश कर दो एंड देन यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, वो रिकवर नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सट्रीम केस है, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं हम इसको। थोड़ा बहुत तो रिकवरी होगा ही, बात समझ में आया? बट जब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो हम आइडियल केसेस लेते हैं। और बीच में आता है सबसे रियल लाइफ रियल टाइम सिचुएशन, दैट इज इन इलास्टिक बॉडीज। ऐसे बॉडीज जिसको तुमने थोड़ा डिफॉर्म किया, तो जब यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस पार्शियल रिकवरी होगा और पार्शियल डिफॉर्मेशन रह जाएगा। बात को समझो, अगर वो पार्शियल डिफॉर्मेशन रह गया इसका मतलब है कि स्प्रिंग थोड़ा दबा हुआ रह जाता है, मतलब द बॉडी विल स्टोर द एनर्जी गिवन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन इज स्टोर्ड बैक इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है तो तुम जितना एनर्जी उसको दोगे वो फिर से तुमको उतना ही एनर्जी रिटर्न कर देगा। याद रहेगा ये चीज़ें? तो इसी मटेरियल के बेसिस पे कोलिशंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, और बीच में जो आता है दैट इज इन इलास्टिक कोलिशन। देखो तीनों का कहानी सेम है विद स्लाइट चेंज। 2 बॉल्स होते हैं M1 M2, एक U1 इस स्पीड है, दूसरे का स्पीड U2 है, और मैंने U1 को U2 से बड़ा माना है, तब जाके कोलिशन होगा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस? कौन किसको देखेगा? M1 जाके M2 को धक्का देगा, तो M2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो M1 कितने स्पीड से आता हुआ दिखेगा, U1 माइनस U2। क्या सिखाया था? M2 अगर देखेगा, जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट में होता है, दिमाग में पीछे U2 लगाओ, इसमें भी U2 लगा दिया, इसको दिखाई दे रहा है कि वो कितने स्पीड से आ रहा है, U1 माइनस U2। ठीक है, याद है तुमको एक प्रॉब्लम कराया था कि एक ब्लॉक है स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, दूसरा ब्लॉक आके उसको कंप्रेस करना चालू करता है, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा था। मैंने पूरा कहानी बताया और ये बताया कि मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये जो दोनों बीच के बीच कंप्रेशन हो दब रहा है ना, इमेजिन करना कि बीच में क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। इमेजिन करो ये जो डिफॉर्मेशन है दिस इज लाइक स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन। बात समझ में आया? तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा? जब दोनों बॉल्स का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका भी V मानता हूँ, इसका भी अगर मैं V मानता हूँ, अगर दोनों स्पीड सेम हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, बात समझ में आया? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दिस बॉल्स विल स्टार्ट सेपरेटिंग, और फाइनली ये सिचुएशन आएगा जब M2 M1 से भाग रहा हो, है ना? M2 अगर M1 से भागेगा तो M1 को दिखेगा कि M2 उससे दूर जा रहा है। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस? कौन देख रहा होगा? M1 देख रहा होगा कि M2 दूर जा रहा है। M1 अगर देख रहा है तो M1 बन जाएगा ऑब्जर्वर, और इसके स्पीड को हम 0 बनाने के लिए पीछे V1 लगाएंगे अपने दिमाग में, और इसमें भी V1 पीछे लगा देंगे। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस? V2 माइनस V1। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो इस सिचुएशन से लेके इस सिचुएशन तक, कौन सा सिचुएशन? बिगिनिंग वाला सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिशन टू दिस सिचुएशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, बिकॉज इस पूरे टाइम में दोनों बॉडीज क्या कर रहे थे, दब रहे थे। मैक्सिमम कब दबेगा? जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पूछ दिया, कुछ नहीं करना, दोनों का स्पीड क्या लिख देना, सेम लिख देना, दैट इज द केस ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और इस सिचुएशन से लेके सेपरेशन तक इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन, बिकॉज इसके बाद से क्या होगा? द टू बॉडीज विल स्टार्ट सेपरेटिंग, राइट? तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म करना, ब्रिंग बैक इट्स शेप एंड साइज। तो कभी कभी तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन?
क्या बोला मैंने? व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन? सुनो, इम्पल्स, इम्पल्स क्या सिस्टम का इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम? क्या सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा? द क्वेश्चन हैज टू बी मोर स्पेसिफिक. सर आप किसके मोमेंटम चेंज के बारे में बात करो? इफ यू टॉकिंग अबाउट बोथ द बॉल्स, नो सर, दोनों बॉल्स का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बिकॉज दोनों में जो फोर्सेस लग रहा है देयर एक्शन रिएक्शन, और दोनों बॉल्स को अगर हम एक साथ मान ले तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. हाँ, किसी एक बॉल का तो मोमेंटम चेंज डेफिनेटली हो रहा है. तो अगर मैं तुमको पूछता हूँ व्हाट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो तुम किसी एक बॉल को पकड़ लो और उसको मोमेंटम चेंज लिख दो, दैट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. दूसरे बॉल का भी मोमेंटम चेंज उतना ही होगा बट विद माइनस साइन. बोलो क्यों? बिकॉज टोटल में तो मोमेंटम चेंज जीरो है ना. तो एक का जितना मोमेंटम चेंज होगा दूसरे का एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट मोमेंटम चेंज होगा. बात समझ में आया? तो अगर तुमको कोई पूछे फिर से इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, किसी एक बॉल को पकड़ो और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक उसका मोमेंटम चेंज क्या होगा? इन दिस केस m इंटू v माइनस u1, दैट इज इम्पल्स ऑफ, ज़्यादा खाली होगा तो नहीं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होगा? m इंटू v1 माइनस v. क्या सर इस बॉल का पकड़ूंगा तो यही आंसर आएगा, इस बॉल का भी पकड़ोगे यही आंसर आएगा, सिर्फ एक माइनस साइन आएगा. बिकॉज फिर से समझो, टोटल मोमेंटम चेंज क्या है? जीरो. एक का जितने का होगा दूसरे का भी उतना ही का होगा, पर दोनों का सेंस क्या होगा? ऑपोजिट. इज दैट क्लियर? अच्छा, एक तो ये चीज़ समझना है तुमको. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको ये समझना है कि इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, क्या बोला मैंने? जितना दबेगा, देखो अभी इनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. अभी सिस्टम के पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था उसका एक मेजर पोर्शन इस सिचुएशन में इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग पूरा कंप्रेस्ड है. उसके बाद क्या हो गया? स्प्रिंग फिर से खुल गया. द बॉडीज हैव सेपरेटेड. एंड इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन हम बोलेंगे कि दोनों बॉडीज कंप्लीटली रिकवर कर लेता है, मतलब उनके पास अभी कोई डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी बचा हुआ नहीं है. तो उसके पास जितना एनर्जी आया था वो फिर से क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. सो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, क्या बोला मैंने? बोलो. परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. क्या हमेशा? हमेशा नहीं. कब? ओनली इन केस ऑफ व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. क्यों बोला सर आपने? क्योंकि उस बॉडीज में कोई डिफॉर्मेशन रहता ही नहीं है. डिफॉर्मेशन रहता ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ है? जिसके पास था उसी के पास है. बट व्हाट अबाउट सर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन? उसमें तो परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है. तो ऐसे केस में तुम काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि सर दोनों बॉडीज में डिफॉर्मेशन रह जाता है. मतलब उन बॉडीज के अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक मेजर पोर्शन रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी. इन इलास्टिक कोलिशन में भी तुम कभी भी काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं बोल पाओगे, क्योंकि डिफॉर्मेशन फिर भी बचा हुआ रहेगा. तो क्या याद किया हमने कि इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ठीक है. यहाँ पर मैं तुमको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा. यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड दैट इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 माइनस v1. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? u1 माइनस e2. ठीक है ना. अभी इफ इन केस ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन ई का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. ये प्रूफ कर सकते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करेंगे तो प्रूफ आ जाएगा. नहीं चाहिए, सिर्फ इतना याद रखो कि ई का वैल्यू अगर 1 होता है इट मीन्स इट इज ए केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. बात समझ में आया? अभी इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ. इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन ई का वैल्यू क्यों भाई? हाँ, मैं तो ये बोलना भूल गया. इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन 2 आटे का गोला शूट किया तुमने, चिपक जाएगा. देयर इज नो सेपरेशन एंड द सिस्टम विल मूव टुगेदर विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद द सेम स्पीड. तो सेपरेट तो हुआ ही नहीं ना. दोनों का स्पीड क्या है? तो v2 माइनस v1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो ई का वैल्यू अगर 0, इट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन. और बीच वाला जो केस है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, इन दिस केस ई का वैल्यू इज मोर देन 1 बट मोर देन 0 बट लेस देन 1. क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. कोई डाउट? कोई शक? पक्का? अच्छा,
कि हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते, दोनों बॉल्स का हमेशा कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, हाँ दोनों बॉल्स का किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? भूलो मत, मैं साइन का केयर ले रहा हूँ, आई राइटिंग इट अलॉन्ग विद साइन. क्या ये मोमेंटम इस वाले सिचुएशन के मोमेंटम के बराबर होगा? यस. किसी भी सिचुएशन के मोमेंटम के बराबर होगा जब तक तुम दोनों बॉल्स का मोमेंटम एक साथ लिखते हो. सो बीच वाले केस में क्या होगा? फाइनल केस में क्या होगा? ठीक है ना, किसी भी सिचुएशन में मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा. इज दैट क्लियर? क्यों सर? क्योंकि अगर हम दोनों बॉडीज को एक साथ पकड़ोगे, दिस इज एफ एंड इफ यू टेक देम टुगेदर बोथ दिस एफ विल कैंसल आउट because they will be internal forces, so we can conserve momentum as there is no external force acting on the system. Is that clear? So these are the basics. Okay, fine. तो हमने अभी जस्ट नाउ कोलिशंस को मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करके क्लासिफाई किया. अभी हम दूसरे तरीके से क्लासिफाई करेंगे कोलिशंस को. कैसे? ध्यान से देखो इस डायग्राम को. दिस आर टू वेलोसिटीज, दे आर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. और जब ये लोग टकराएंगे, इनका जो फोर्स लग रहा है ये भी उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. सो इफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड फोर्सेस आर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, वी कॉल द कोलिशन एज हेड ऑन कोलिशन. कुछ आवाज नहीं आया? नहीं पता क्या क्या बोलते हैं इसको? हेड ऑन कोलिशन बोलते हैं. ऐसे कोलिशन में क्या होता है कि टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटीज होगा ना, वो भी उसी लाइन में होगा. सुनाई दिया मैंने क्या कहा? टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटीज होगा वो भी हॉरिजॉन्टल ही होगा, एज इन दिस केस. ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? लेट अस से दिस इज m1, दिस इज m2, लेट अस से दिस इज एट रेस्ट. अभी ये आके जब इसके साथ टकराएगा, कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा इसका. ध्यान दो, बनेगा नहीं बनेगा? तब इसका वेलोसिटी जो है वो इस तरफ होगा, लेकिन फोर्स किस तरफ लगेगा? ध्यान दो, सिखाया था दिस इज द कॉमन टेंजेंट. ऐसे केस में फोर्स किस तरफ लगता है? परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट. हाँ है ना? तो इस बॉल पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ. डू यू एग्री विद दिस? एंड इफ यू सी प्रॉपर्ली, जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है, दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन. दे आर नॉट along the same line, and this collision will then be called as what? Oblique collision. इस collision को हम क्या बुलाएंगे? इस collision को हम oblique collision बुलाएंगे. है ना? टकराने के बाद दोनों बॉल्स अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे. Is that clear? अच्छा, इसको लेकर जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इसके अंदर के कंसेप्ट्स को और अच्छे से बताऊंगा. अभी सिर्फ जान के रखो, प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे इसको. कुछ स्पेशल केसेस E = 1 का मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. M1 = M2 का मतलब क्या? अगर दोनों का मासेस सेम है. याद रखना है, ऐसे केसेस में अगर कोलिशन होता है देन द वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड. ये रेस्ट में था, ये U से आ रहा था. टकराने के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगा. इसका वेलोसिटी इसके पास चला जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा इसका स्पीड, और इसका U इसके पास चला जाएगा, तो ये पिक्चर हो जाएगा. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का नहीं आया समझ में? ओके. सेकेंड केस में वॉल है. वॉल इज वन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, बिकॉज इसके साथ जाके कौन टकरा रहा है? और एक बॉल टकरा रहा है. तो बॉल के रिस्पेक्ट में ये वॉल का मास बहुत ज़्यादा है. तो अगर मास बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा. हम मानते क्या? नहीं होगा. इनिशियली जितना मोमेंटम रहेगा उतना ही रहेगा. बात समझ में आया? इस पे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा. तो ऐसे केस में देखा गया कि अगर वॉल रेस्ट में है और अगर तुमने बॉल को U स्पीड से फेंका है और ये इलास्टिक कोलिशन है, तो वो U स्पीड से ही रिटर्न आएगा. एंड द टोटल चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस विल बी इक्वल टू 0. सबको मारूंगा पकड़ के, 0 होगा. दैट इज 2m इन दिस केस, राइट? सो द टोटल चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस इज इक्वल टू 2mu. कोई डाउट? पक्का? तो ये सब कुछ चीज़ें तुमको समझना है. इस पे और भी कंसेप्ट है ऑब्लिक कोलिशन में समझाऊंगा जब हम प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है? ठीक है? ओके. कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जो सीखा उसको यूज़ करते हैं. 2 बॉल से ध्यान से देखो, दोनों का मासेस सेम है. एक रेस्ट में, दूसरा 20 स्पीड से उसको अप्रोच कर रहा है. क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिशन इज 3/4 ऑफ द एनर्जी बिफोर कोलिशन.
दैट मीन्स इट इज एन इनइलास्टिक कोलिशन, ठीक है ना। फाइंड ई पूछा है, क्या पूछा है? ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा। क्या करोगे? देखो कभी भी कोलिशन का प्रॉब्लम करोगे, एक ऑब्वियस इक्वेशन तुम जो लिखोगे दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो देखो क्या है कि अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन करता हूँ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अच्छा दिस इज द इनिशियल स्टेज। फाइनल स्टेज में मैंने मान लिया कि ये कितने से जा रहा है? v1 से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा है? v2 से जा रहा है, करेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हम क्या लिख देंगे? m इंटू प्लस वी, एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। तो v का वैल्यू कितना होगा? v1 प्लस v2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन दिया हुआ जो हम लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। देखो अगर ई का वैल्यू पूछा, व्हाट इज ई? ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा भाई? m को दिखेगा, ये वाला m उससे भाग रहा है, इसको दिख रहा होगा, है ना, भाग रहा है अगर वो, तो इसको रेस्ट में लेके आऊँगा तो पीछे v1 लगाऊंगा, इसके पीछे v1 लगाऊंगा, तो इसको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v2 माइनस v1। तो हमेशा याद रखना v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये तो बहुत ही आसान है, v से अप्रोच हो रहा है, ठीक। अच्छा तो हमने यहाँ पर v1 प्लस v2 इक्वल टू v और v2 माइनस v1 इक्वल टू ev। अगर मैं v2 माइनस v1 को v1 प्लस v2 के साथ ऐड कर दूँ तो माइनस v1 प्लस v1 चला जाएगा, v2 कितना हो जाएगा? 2v2। ध्यान दो, ध्यान दो, क्या आएगा? 2v2। और राइट की तरफ क्या बचेगा? इधर v इधर ev, e प्लस 1। तो v2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? v टाइम्स ऑफ e प्लस 1/2। आया समझ में? अभी यहाँ से हम v1 का भी वैल्यू लिख सकते हैं। v1 कितना होगा? v2 माइनस ev, v2 की जगह v e प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ev प्लस v, ऐसे होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या मिलेगा? v कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस e/2, सही लिखा है। अगर मैं v कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा? 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? अभी हम क्या करेंगे? देखो v1 और v2 को हम इन्हें e के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, e हमको निकालना था, तो अभी हम अपने क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको यूज़ करेंगे। दैट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ध्यान देना, हाफ m v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, बोलो भाई, दिख रहा है कुछ? मैंने क्यों किया ऐसा? ये जो v दिख रहा है जो कि अननोन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा, राइट हैंड साइड में भी आएगा, सिर्फ e बचेगा। हाँ, यहाँ पर क्या बचेगा? हाफ m v2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, v इंटू ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर। इसके आगे तुम करोगे v स्क्वायर m चारों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ e बचेगा, और e इज द थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? बेसिक कैसे करते वो दिखाया मैंने, भार्गव, ठीक है। बीच में टैप, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। एक वॉल है जो कि 1 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, बॉल है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, मासेस दिया हुआ नहीं है, एज्यूम कोलिशन टू बी इलास्टिक। इसका मतलब है बॉल अगर 2 मीटर पर सेकंड से जाके वॉल के साथ टकराता है वो कितने से आएगा? गलत, ध्यान से सुनना, मैंने जो सिखाया था, मैंने बोला था वॉल अगर रेस्ट में है तब अगर तुम यू से फेंकोगे तो यू से रिटर्न आएगा, यहाँ पर वॉल रेस्ट में नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि वॉल इतना बड़ा है कि उसके साथ अगर बॉल जाकर टकराता भी है उसका मोमेंटम चेंज, उसका स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। शौमिक समझ में मैंने क्या कहा? वॉल इवन आफ्टर कोलिशन विल कंटिन्यू टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। इलास्टिक कोलिशन यहाँ पर ये बताता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात को समझो, ये जाके इसको हिट किया, and this is the picture after collision. This will continue to travel with a speed of what? 1 meter per second. And let us say this ball is now traveling this side with a velocity of v. कोई डाउट?
So can I say velocity of separation is equal to velocity of approach? Okay. What is velocity of separation in this case? वॉल से बॉल दूर जा रहा है तो वॉल को दिख रहा होगा कि बॉल कितने स्पीड से रिसीड कर रहा है, v-1 से. Come on. Is equal to velocity of approach वॉल को दिख रहा होगा बॉल उसके पास कितने स्पीड से आ रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहे हैं, राइट. v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द आंसर इन दिस केस. इज दैट क्लियर कि टकराने के बाद बॉल कितने स्पीड से जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड. बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द कंसेप्ट. अगर बॉल रेस्ट में है तो तुमने अगर यू स्पीड से फेंका है तो वो बॉल यू स्पीड से ही रिटर्न आएगा अगर वॉल रेस्ट में है तो. सेकेंडली, वॉल या बहुत बड़े मासेस के बारे में अगर बात करोगे, इवन आफ्टर कलेक्शन उनके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आए, उनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, उसका स्टेट चेंज करना बहुत मुश्किल होगा. इज दैट क्लियर भार्गव? ओके, कहानी आगे बढ़ाएं. ओके, फिर सॉरी एक बार ऑब्लिक कलेक्शन बोला था, कुछ और बताऊंगा. तो ऐसा है कि ये बॉल जाके इस वॉल के साथ टकराएगा. इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक कलेक्शन? क्योंकि सर आप देखिए जब बॉल जाके यहाँ पर टकराएगा नॉर्मल ऐसा होगा, वेलोसिटी ऐसा है, दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, सो दिस इज एन ऑब्लिक कलेक्शन. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट इन दिस केस अगर ये v है तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. दिस इज v cos अल्फा एंड दिस इज v sin अल्फा. ध्यान देना यहाँ पर कोलाइडिंग बॉडीज क्या है, एक तो हो गया जमीन, दूसरा हो गया बॉल. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? इज इट v? ओके, चलो लेट मी टेक दैट आंसर. इसने कहा v. नाउ v कैन नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकॉज v को अगर रिजॉल्व करोगे और v sin अल्फा को पूछूं मैंने पूछा v sin अल्फा, यह बताओ क्या तुम इस बॉल को कोलिशन के तरफ लेके जा रहे हो? v sin अल्फा बोलेगा नहीं, मैं तो सिर्फ बॉल को कैसे मूव कराऊंगा, जमीन के पैरेलली मूव करा रहा हूं. आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बॉल गो टुवर्ड्स द ग्राउंड. समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कोलिशन करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? v cos अल्फा. तो अगर मैं तुमको पूछूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वर्ड का मतलब समझो. अप्रोच मतलब किसको अप्रोच कर रहा है? दूसरे कोलाइडिंग बॉडी को अप्रोच कर रहा है. और दूसरे कोलाइडिंग बॉडी को अप्रोच करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? v cos अल्फा, नॉट v sin अल्फा. तो यहाँ पर अगर तुमको कोई पूछे इस केस में कि भाई तुम ये बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस, गलती से v मत बोलना, इट विल बी व्हाट, v cos अल्फा. समझ में आया? और इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, टकराने के बाद भी इसका जो ये वाला वेलोसिटी होगा वो पहले जैसा ही रहेगा. क्या फर्क पड़ेगा? खुद सोच के देखो. जब टकराएगा नॉर्मल तो ऐसा लगेगा, है ना, और जिस तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसी तरफ मोमेंटम बदलता है. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो मोमेंटम भी चेंज, पहले जितना वेलोसिटी अभी भी उतना ही वेलोसिटी होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा. होगा नहीं होगा? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ग्राउंड का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e है. अगर मैं कहता हूं कि बॉल v डैश से दूर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v डैश माइनस 0. बात को समझो. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v डैश माइनस 0. ध्यान देना, v डैश माइनस 0 इज इक्वल टू e टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज व्हाट, v cos अल्फा. तो v डैश का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? e v cos अल्फा. इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर जमीन के साथ कोलिशन होता है, v cos अल्फा से कोलाइड कर रहा है तो कितने स्पीड से जाएगा? e v cos अल्फा से जाएगा. ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि एक बॉल को मैंने गिरा दिया और मे बी थर्ड टाइम कोलाइड करने के बाद कितने हाइट तक ऊपर जाएगा और उसको रुकते रुकते या कितना टाइम लग जाएगा. याद है ये सब क्वेश्चंस? ये शीट्स में होगा बट उसमें ये कंसेप्ट लगेगा तुमको कि अगर v से आके टकराता है तो कितने से ऊपर जाएगा? e v से ऊपर जाएगा. बोलो, v से जाके टकराएगा तो कितने से ऊपर जाएगा? e v से ऊपर जाएगा. सेकेंडली हमने क्या सीखा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो हम इक्वेशन लगाते हैं, इट ऑलवेज हैज टू बी अप्लाइड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. बिकॉज v cos अल्फा किधर है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा लाइन है? जिस लाइन के अलोंग कोलाइडिंग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. नॉर्मल अगर इस तरफ है तो दिस डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. इसी लाइन के अलोंग हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करेंगे.
इसी लाइन के अलॉन्ग हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैलकुलेट करेंगे और इसी लाइन को मान के हम ई वाला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला रेशियो लिखेंगे। है ना? अप्रोच किस तरफ था? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग निकाला हमने। सेपरेशन किसके अलॉन्ग निकाला? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही निकाला। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कौन से लाइन के अलॉन्ग लगाएंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लगाएंगे। सुमित समझ में आ रहा है? सपना देख रहा है तू भार्गव? ओके इस पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। दो स्पेयर्स है और दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम है, रेडियस आर है, ठीक है? और वेलोसिटीज तो दिख रहा है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, है ना? एक इस तरह अप्रोच करे, इस तरह उसका लाइन ऑफ एक्शन वेलोसिटी का। एंड ऑब्वियसली दिस विल बी ए केस ऑफ ऑब्लिक कोलिशन, बिकॉज जब ये लोग जाके टकराएंगे, इसमें जो कोलाइडिंग फोर्स लगेगा वो कुछ एंगल पे लगेगा और उनका जो इनिशियल वेलोसिटी था दे वर अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ई का वैल्यू 1/3 दिया हुआ। तो सबसे पहले पूछा कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में वेलोसिटी कितना होगा, बताओ। क्या पूछा गया? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में वेलोसिटी कितना होगा बताओ, ठीक है? एक बार हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में जब ये लोग कोलाइड करें ड्यूरिंग कोलिशन, उनका पिक्चर कैसा वो एक बार देख लेते। ध्यान देना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ऐसा ऐसा दिस इज सेंटर। डू यू एग्री विद दिस? बोलो भाई। ये कितना था इनिशियली? 4। ये कितना था? 2। कैन आई से दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके। नाउ अगर थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री यूज करूं, ध्यान देना, दिस इज आर, दिस इज आर, 2r का हाइपोटेन्यूज और r का परपेंडिकुलर। कैन यू टेल मी ये एंगल कितना होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस हाफ 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम एंगल निकाल लेंगे। मैं मिटा दे रहा हूँ, हाँ, 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये 30 तो ये 30, बोलो भाई। तो 4 के कंपोनेंट इस तरफ, 4 का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। सर आपने रिजॉल्व क्यों किया? बिकॉज ये वाला कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिख रहा है ये वाला कंपोनेंट? बिकॉज जो भी फोर्स है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। टकराने के बाद भी इस तरफ, चलो मैं एंगल 30 ये 30 है, दिस इज 4 cos 30, दैट इज 2√3 एंड दिस इज 4 sin 30, दैट इज 2। टकराने के बाद भी, आफ्टर कोलिशन भी, इस बॉल के पास इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड तो रह जाएगा। चेंज होगा तो कौन सा चेंज होगा? 2√3 चेंज होगा, जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे गिर रहा है। समझ में आया? ये अगर 30 है, इसके कंपोनेंट इधर आएगा, इसके कंपोनेंट इधर आएगा, है ना? दिस इज 2 cos 30, दैट इज √3 एंड 2 sin 30, दैट इज 1। तो ये 1 भी चेंज नहीं होगा, कोलिशन के बाद भी ऐसा ही रहेगा। चेंज होगा तो क्या होगा? √3 चेंज होगा। दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिशन, जस्ट बिफोर कोलिशन, है ना? दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिशन। तो अगर तुमको कोई पूछे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में वेलोसिटी क्या होगा, तो नया पिक्चर क्या होगा? ये 2√3 बदल चुका होगा, ये √3 बदल चुका होगा, ये 2√3 बदल के लगत से इस तरफ मैंने मान लिया, कितना मान लिया? v मान लिया। और ये √3 जो है वो बदल के इस तरफ कितना हो गया? v हो गया। सर आपको कैसे पता कि इधर ही होगा v? मेरे को नहीं पता। v का जब आंसर निकलेगा तब साइन के साथ निकलेगा, तब हमको पता चल जाएगा कि यही डायरेक्शन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? वी शैल यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। किस तरफ? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करूँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? लेट अस से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे हम, चलेगा? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। इसका मास कितना दिया हुआ है भाई? 2। इस तरफ का वेलोसिटी कितना है? +2√3, है ना? है ना? और इसका कितना है भाई? 4 kg। तो इसका वेलोसिटी किधर था? उस तरफ था, सो -√3। उसके बाद एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन
इसका भी इस तरफ का वेलोसिटी v है, इसका भी इधर v है। मैंने यही सिखाया था कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, सेम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये कितना होगा 2 इंटू वी प्लस 4 इंटू वी। ध्यान दो ये तो 0 आ गया, तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन इस तरफ का वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। v का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? ओके ऐसा निकाल लिया। अच्छा अभी तुमको किसी ने पूछ दिया भाई ये बताओ कि आफ्टर कोलिशन क्या वेलोसिटी होगा दोनों बॉल्स का। तो अब इस तरफ v नहीं मान के मैं एक तरफ v1 मानूंगा, बोलो ना भाई। इस तरफ क्या मानूंगा, v1, इस तरफ क्या मानूंगा, एंड आई शैल राइट दिस इक्वेशन अगेन 2 इंटू v1 प्लस 4 इंटू v2 लिखूंगा ऐसा। एंड दिस देखो, दिस इज द इनिशियल स्टेज, दिस इज द स्टेज ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, दिस इज द फाइनल स्टेज। किसी भी सिचुएशन का मोमेंटम बाकी सिचुएशंस के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस ट्वाइस v2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। और एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखो तो मैं क्या लिखूंगा, v2 माइनस v1। अरे भाई इसको तो दिखाई देगा ना ये दूर जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, v1 0 कर दिया, और इसको दिख रहा होगा कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग कितने स्पीड से दूर जा रहा है, v2 माइनस v1। फिर से याद दिलाता हूँ, हम सारा कहानी किसके अलॉन्ग बता रहे हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग। क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी नहीं है क्या, है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड इन दिस केस अप्रोच कितना होगा, याद है 2√3 था, ये इस तरफ √3 था, इस एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितने से आ रहा होगा, 3√3 से आ रहा होगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, दिस इज 2√3 उस तरफ पॉइंट कर रहा है, √3 इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा, 3√3। कुछ इक्वेशंस दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इन दोनों को यूज करोगे तो v1 और v2 का वैल्यू तुमको पता चल जाएगा। तुमको कोई इसने पूछ दिया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बताओ क्या होगा, यहाँ का इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2√3, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में इसी बॉल का अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी कितना होगा, 0। निकाल सकते हो मोमेंटम चेंज, दैट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कब, इसी बॉल का देखो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में वेलोसिटी कितना था, 0। बोलो भाई, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में वेलोसिटी कितना था, 0। एंड फाइनली जब ये लोग सेपरेट हो जाते हैं तब उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v1। निकाल लेंगे यहाँ पर v1 से, तो बस किसी एक बॉल का तो मोमेंटम चेंज निकाल लो फ्रॉम द स्टेज ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन टू व्हेन द बॉल्स फाइनली गेट सेपरेटेड, दैट इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके फाइन, सो दिस आर ऑल द बेसिक्स, मैंने सब कुछ सारा बेसिक्स बता दिया। अभी प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा, राइट, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। लेकिन जितना कंसेप्ट बताना था सारा बता चुका हूँ, ठीक है। डन, भार्गव।